क्योंकि जो सिलेक्टिव अब हम आ रहे हैं, जैसे कि हमने अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ ली, और क्योंकि एक दफ़ा चीज़ फ़िल्टर आउट हो गई, देन वी नीड टू रीअब्जॉर्ब सम ऑफ द थिंग्स, और दैट नेचुरली लीड्स अस टू आवर सेकंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, विच इज़ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और मैंने वो वाली पूरा बोर्ड इसलिए मिटाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कवर करनी है, सो इंशाल्लाह वील स्टार्ट। अच्छा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एज वी नो कि हम कुछ पार्टिकल्स जो सिलेक्टेड पार्टिकल्स हैं, हमने उनको सिलेक्ट करना है और उनको रीअब्जॉर्ब करना है। और हमें कौन कौन सी चीज़ वापस चाहिए, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड आयन, फॉर एग्जांपल सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम एक्सेट्रा। ग्लूकोज तो हमें पूरा का पूरा वापस चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज ही वो चीज़ है जिससे हम एनर्जी बना रहे होते हैं। और हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वापस चाहिए होती है, वो है वाटर, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। अब ये तीन चीज़ें हैं, और ये तीन चीज़ें जो हैं ये रीएब्जॉर्ब होती हैं दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू। और वो प्रोसेसेस क्या हैं? पहले जो प्रोसेस है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो दूसरा प्रोसेस है वो है सिंपल ऑस्मोसिस। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगी और कौन सी चीज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगी। तो ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि ज़्यादातर जो आपका ग्लूकोज है और जो आपका वाटर, अच्छा पहली बात तो हमने चीज़ें देख ली, फिर प्रोसेसेस देख ली, तीसरी जगह वो है वो एरियाज़ है। अगर जो ग्लूकोज है वो प्रॉक्सिमल कॉन्टिटी तक सारा का सारा रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल रीअब्जॉर्ब होता है, और वाटर भी यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल रीअब्जॉर्ब होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। अब सवाल ये है, क्या ग्लूकोज भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है? नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। तो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए नहीं आता, वो एक और चीज़ के थ्रू आता है, और उस चीज़ को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। और को ट्रांसपोर्ट का वैसे जो मतलब होता है वो होता है मुफ्ते में आना, और ये इंशाल्लाह अभी हम समझने वाले हैं। और आपका जो ऑस्मोसिस होता है उसके थ्रू सिर्फ एक चीज़ आती है, और वो चीज़ है आपकी वाटर। जो बची है ऑब्वियसली वही रहेगी। एंड ऑस्मोसिस, एज वी नो फ्रॉम ओ लेवल्स बायोलॉजी, कि वेन एवर वी यूज द वर्ड ऑस्मोसिस इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ वाटर। अच्छा, अब इसमें कुछ और एडिशन इसके स्ट्रक्चर के हवाले से। ये यहाँ पे मैंने नेफ्रॉन जो होता है वो तीन आपके किडनी के जो हिस्से होते हैं उसमें डिवाइडेड होता है। जो हमने किडनी का जो स्ट्रक्चर, जो एक रूडिमेंट्री सा स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने उसमें दो स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। एक उसका जो आपका इनर पार्ट होता है मेड्यूला, और एक होता है आपका आउटर पार्ट जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। जो नेफ्रॉन्स जो होते हैं उनकी जो अलाइनमेंट होती है बेसिक, अगर मैं किडनी का स्ट्रक्चर बनाऊँ यहाँ पे छोटा सा, बाहर वाला जो पार्ट है आपका दैट इज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेड्यूला, और मेड्यूला से एक चीज निकलती है जिसको हमने कहा था यूरेटर। तो अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये वाला भी स्ट्रक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये जो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर से आपको जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है वो समझ में आएगा। कैसे कि हमने बात की कि नेफ्रॉन स्टार्ट होता है कॉर्टेक्स से, अपने आउटर पार्ट से, फिर वो जा रहा होता है, जो कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जो मेड्यूला के अंदर भी आ रहे होते हैं। क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है
कि जो आपका लूप ऑफ हेनले होता है वो नेसेसरी नहीं है कि हर नेफ्रॉन में हो, या अगर हर नेफ्रॉन के पास है भी तो उसकी लेंथ ज़्यादा हो। तो बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो आता है आपके मेड्यूला के रीजन में। दिस इज़ योर नेफ्रॉन, और आपका एक हिस्सा आ गया आपके मेड्यूला में, और मेड्यूला से ही क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स निकल रही है तो यहीं से आके हर चीज़ निकलना शुरू हो जाएगी। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये पूरा लूप ऑफ हेनलेस यहाँ पे आए, यहाँ पे भी कोई होगा, और हर चीज़ यूरेटर के ज़रिए यहाँ से बाहर आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉर्टेक्स और मेड्यूला लिखा था, लेकिन अगर हम थोड़ी डिटेल डायग्राम में जाएं तो मेड्यूला के मजीद दो हिस्से होते हैं, एंड दोज आर द इनर मेड्यूला एंड द आउटर मेड्यूला। ठीक है मेरे भाइयों। अच्छा जी, अगर हम वापस से फंक्शन की तरफ आ जाएं जो कि हमारा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, एंड लेट्स स्टार्ट विद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये वाले जो चीज़ें हैं ये हमने लिख लिया कि ये वो तीन चीज़ें जो हमने वापस लेनी है। हमें ग्लूकोज पूरा वापस चाहिए, ग्लूकोज कंप्लीट 100%, सॉल्ट्स पार्शियली, और वाटर भी पार्शियली। अब सवाल ये है कि ये तीनों चीज़ें वापस कैसे आती हैं, तो उसके लिए हमने प्रोसेसेस डिफाइन किए। द फर्स्ट वन इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकंड वन इज़ ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लिखे हुए सोडियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम, और आपके ऑस्मोसिस के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ वाटर। ग्लूकोज का जहाँ तक ताल्लुक है तो ग्लूकोज डायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं आता, उसके लिए एक और प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर का नाम है को ट्रांसपोर्ट, एंड इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। जो आपका को ट्रांसपोर्ट होता है, जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब स्टार्ट हो जाता है पीसीटी से, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। यहाँ पे फिल्ट्रेट है जो कि जा रहा है, उसके साथ साथ ये जो आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है इसके कुछ सेल्स होता है, और इन सेल्स का रोल इस रीअब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। अब रोल हम समझना शुरू करता है। इसकी पहली बात तो इसकी कुछ माइक्रोविलाय होता है, ये जो सेल होते हैं इसके माइक्रोविलाय होंगे, न्यूक्लियस ऑब्वियसली। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो मैंने नीचे की तरफ कुछ चीज़ें बनाई हैं, और ये चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने नीचे क्यों बनाया, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेट्स स्टार्ट विद कि वाटर कैसे रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है। वाटर की रीअब्सॉर्प्शन वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि वाटर एक प्रोसेस के थ्रू होता है, और उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। वाटर यहाँ से आएगा, वो कुछ सेल से पास आउट होके निकल जाएगा, कुछ ये जो इसके बीच में आपने देखा होगा कि सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस होते हैं, और वो इन स्पेसेस के ज़रिए भी वाटर निकल जाएगा। अब जो टेक्निकलिटीज़ स्टार्ट होती हैं हमारे दूसरी चीज़ की तरफ से, एंड दोज आर द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स।
इनऑर्गेनिक सॉल्ट से अगर आप समझें तो ऑब्वियसली जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो आपका जो इंटरनल जो चीज़ होगी, जो आपके जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगी, उसके अंदर सॉल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लड। और अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उनको अगेंस्ट, अगर वो डाउन द ग्रेडियंट जाए तो उनको डिफ्यूज़ होकर बाहर आना होगा। लेकिन उसकी एक लिमिट होगी कि ये इतने बाहर आ चुके होंगे कि कंसनट्रेशन जो है या जो डिफरेंस ऑफ ग्रेडियंट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रियाज बने हुए हैं सेल में, ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसमें से मैं एक सेल उठा के यहाँ पे जूम करके बना रहा हूँ। दो इसलिए बना देते हैं क्योंकि ये जो जंक्शन है यहाँ पे, ये जो पोर्स हैं, क्योंकि इनका भी रोल काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि वाटर अक्सर औकात इन्हीं पोर्स के ज़रिए चला जाता है। अब हमने यहाँ पे बात की कि ये वाली जो वॉल है, ये जो चीज़ें हैं इनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का नाम जो मतलब है वो हमको इसी में समझ में आ रहा है कि उनके नाम से, दैट इज़ उनका पर्पज़ ये है ट्रांसपोर्ट। अब सवाल ये है कि वो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो वो जो चीज़ ट्रांसपोर्ट करते हैं वो है सोडियम प्लस आयन। और इम्पॉर्टेंट बात याद रहे कि ये ट्रांसपोर्ट, दिस ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव इन नेचर। एक्टिव का मतलब, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्टिव का मतलब ये एनर्जी यूज़ करेंगे। एनर्जी यूज़ करने का मतलब एटीपी यूज़ करेंगे, और एटीपी कौन सी चीज़ बना रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हमारी ये ऑब्जर्वेशन आती है कि यहाँ पे इसकी बेसमेंट जो है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद अक्सर औकात ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसी के एटीपी को यूज़ करके, उसी को एनर्जी को यूज़ करके ये सेल सोडियम को बाहर फेंक रहे होता है। ये आपकी पीसीटी थी, ये इसके अंदर फिल्ट्रेट था, ये इसके अंदर सोडियम था, ये इसका जो सेल था। अब बात ये है सारी की सारी कि अगर जो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, उन्होंने बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम बाहर फेंक दिया। अगर इन्होंने सोडियम बाहर फेंक दिया तो नेचुरली ये जो सेल है, इसमें सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जानी चाहिए। और अगर किसी चीज़ की कंसनट्रेशन कम हो जाए तो नेचुरली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डिफ्यूजन या अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और फिल्ट्रेट जो है, जो आपका जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, उसके अंदर से चीज़ें, उसके अंदर से जो सोडियम है, अब वो इन सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको अब ये प्रोसेस समझ में आ रहा हो कि यहाँ से ये जो सेल है ये अपने अंदर का सोडियम निकाल के बाहर फेंक रहा है, उसको बाहर फेंकने से इसकी कंसंट्रेशन सोडियम की कम हो रही है। जब इसकी कम हो रही होगी तो नेचुरली इसके अंदर एक तलब होगी, जो नेचुरल टेंडेंसी है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ डिफ्यूजन, वो इसके अंदर जो सोडियम है, जो फिल्ट्रेट के अंदर का सोडियम है, उसको यहाँ पे अंदर लेकर आ जाएगा। अच्छा, द प्रोसेस हैज़ वन मोर एस्पेक्ट, और वो प्रोसेस है जो हमने पहले बात जिक्र किया था, वो प्रोसेस है को ट्रांसपोर्ट का। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है जिससे हमने बात की थी कि ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज ना बहुत बड़ा मुफ्ता होता है। क्यों? क्योंकि आपका कुछ दोस्त होता है ना कि यार मुझे यहाँ पे छोड़ दो, आपके पास गाड़ी है, आपके दोस्त के पास गाड़ी नहीं है तो आपको बोलेगा यहाँ छोड़ दो, मुझे यहाँ छोड़ दो, मुझे यहाँ छोड़ दो। इसी तरह से ग्लूकोज भी यही हरकत करता है, क्योंकि सोडियम का एक पूरा मीडियम बना हुआ है। ठीक है, सोडियम यहाँ से निकल रहा है, जब यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से कम हो रहा है, और यहाँ से फिर जो फिल्ट्रेट से अंदर आ रहा है, एंड द होल प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग, एंड दिस ग्लूकोज यूजेस द एग्जैक्ट प्रोसेस कि वो खुद भी बाहर निकल के आ जाए। जब सोडियम का पूरा ग्रेडियंट जा रहा है तो ग्लूकोज इसी का ग्रेडियंट यूज़ करता है और ख़ुद भी बाहर आ जाता है। वो सोडियम का प्रेशर ग्रेडियंट जो बन रहा है बाहर की तरफ थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वो भी इस्तेमाल करके ग्लूकोज भी बाहर आ जाता है।
और इस पूरे की पूरी चीज़ को हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। ठीक है भाई, तो हमने दो चीज़ें कवर कर ली, हमने सोडियम को और हमने ग्लूकोज को कवर कर लिया, एंड द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ वाटर। और वाटर की जैसे हमने बात की कि वाटर सिर्फ और सिर्फ बहुत आसानी से सिंपल ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर जाता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पीसीटी में ऑलमोस्ट 100% ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो चुका होता है, लेकिन सॉल्ट्स और वाटर हमने जैसे जिक्र किया था पूरे के पूरे नेफ्रॉन में चलते रहते हैं। अब वाटर और सॉल्ट सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे तो वो ऑस्मोसिस के ज़रिए आ गया। अब वाटर का जो दूसरा जो मेन रीएब्जॉर्प्शन का ज़रिया है वो है लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले को अब हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। वी आर डन विद द पीसीटी एंड वी आर मूविंग डाउन टुवर्ड्स द लूप ऑफ हेनले। अब हम जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा रीजन है जो कि लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक है इसका नीचे आने वाला डिसेंडिंग पार्ट, और एक है इसका ऊपर जाने वाला असेंडिंग पार्ट। अब असेंडिंग पार्ट में भी एक बाइफिकेशन है, वो डिवीजन क्या है कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये पतला है, ठीक है, दिस इज़ द थिन पोर्शन, और फिर वो अचानक से उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा हो रही है, एंड दिस इज़ द थिक पोर्शन। तो असेंडिंग पार्ट के दो पार्ट हो गए, एक थिक हो गया एंड दिस इज़ थिन। अब आप सवाल पूछेंगे ये हरा और लाल जो चीज़ बनी हुई है ये क्या है? इस चीज़ को हम कहते हैं वेजर एक्टा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब वेजर एक्टा क्या कर रहा होता है, यहाँ से चीज़ निकल ली है, यहाँ से ग्लूकोज भी निकल रहा है, यहाँ से वाटर भी निकल रहा है, यहाँ से सॉल्ट्स भी रख रहे हैं। अब उसको यहीं पे नहीं रहना, उसको आपको वापस ब्लड में लेकर जाना है, और वो ब्लड में लेके जाते हैं थ्रू वेजर एक्टा रीनल वेन, और वो थ्रू निकल जाती है चीज़। अच्छा, नाउ बैक टू द टॉपिक, दैट इज़ द लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में मेन जो होता है सो सॉरी, लूप ऑफ हेनले में मेनली दो चीज़ें होती हैं। द फर्स्ट वन इज ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस किस चीज़ के लिए होता है? वाटर के लिए होता है। लूप ऑफ हेनले में ऑस्मोसिस के जरिए मुसलसल आपका वाटर बाहर आ रहा होता है। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो होने वाली है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आपका डिसेंडिंग पार्ट होता है ना, अब आप बोलेंगे वाटर बाहर आ रहा है, सॉल्ट बाहर क्यों नहीं आ रहा है? उसकी एक वजह है कि डिसेंडिंग पार्ट इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स, और जो असेंडिंग पार्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा तो असेंडिंग पार्ट में आपको नजर आएगा कि असेंडिंग पार्ट में वाटर बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि असेंडिंग पार्ट इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब हमको जो कहानी समझ में आई वो कहानी ये है कि जो आपका डिसेंडिंग पार्ट है वो इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स है, और जो आपका असेंडिंग पार्ट है वो इम्परमिएबल टू वाटर है। एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, and this phenomena is known as counter current multiplier, and inshallah let's get into the details of that। अच्छा भाई, यहाँ पर तो हमने देख लिया कि इसके ज़रिए वाटर बाहर आ रहा है मुसलसल। एक बात बताइए, अगर किसी चीज़ से मुसलसल वाटर बाहर आता है तो उसकी वाटर पोटेंशियल के साथ क्या होना चाहिए? उसको ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ऑब्वियसली उसकी वाटर पोटेंशियल को कम होना चाहिए, क्योंकि मैं वाटर को मुसलसल बाहर फेंक रहा हूँ। एक सोल्यूशन है, अब इसकी मिसाल लेट्स मेक अ बीकर है।
इसमें जो ब्लैक वाले हैं दोज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो रेड वाले हैं वो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने एक कम कर दिया। अब क्या सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कम हुई या बढ़ी? ऑब्वियसली सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो दूसरी चीज़ थी वाटर, वो कम हो गया। मैंने एक और कम कर दिया, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन और बढ़ गई। मैंने एक और कम कर दिया, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन और बढ़ गई, एंड सो ऑन द प्रोसेस रिपीट्स। अब ऊपर से नीचे आने में एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। वो क्या? वो काम ये हो रहा है कि वाटर पोटेंशियल कम हो रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली एक और काम भी हो रहा है। वो काम ये हो रहा है कि जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ रही है। तो यहाँ से अगर लेट्स से कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वाटर की अगर बात करूँ, वाटर की कंसेंट्रेशन यहाँ पे 1000 है, 1000, ठीक है। वो यहाँ पे आके लेट्स से इट इज़ 700, यहाँ पे आके इट इज़ 500। सो एज वी कैन सी द वाटर पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग एज वी गो डाउन द लूप ऑफ हेनले। और इसी वजह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली जाती है, जिस नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले जितना लंबा होगा वो उतना ही ज़्यादा कंसेंट्रेटेड यूरिन पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से सॉल्ट भी निकले जा रहा है और उसके अंदर से वाटर भी निकले जा रहा है। अच्छा, अब ये हम लोग पहुंच गए यहाँ तक। यहाँ पे ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर निकल चुका है जितना उसको निकलना था। वो आगे डिस्टल में भी निकलता है और आगे वो जो आपका कलेक्टिंग डक्ट होता है उसमें भी निकलता है। लेकिन लेट्स से कि हमें समझने के लिए आसानी हो, लेट्स से फॉर डिस्कशन फॉर मूविंग फॉरवर्ड कि यहाँ पे वाटर रुक चुका है। उसके रुकने की एक और वजह है, सिर्फ आपको समझाना नहीं कि जो असेंडिंग लिम है, जो ऊपर जा रहा है जो लिम, वो इम्परमिएबल टू वाटर है। सो नाउ वाटर हैज़ स्टॉप द ऑस्मोसिस और अब बारी आ गई सॉल्ट्स की। एक बात बता, हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि अब जो अंदर जो फिल्ट्रेट है, जो अंदर आपका जो ब्लड बचा है आपके लूप ऑफ हेनले में, उसमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन हद से ज़्यादा होगी और बाहर जो वाटर है वो कम होगा। अब उससे एक और इंटरेस्टिंग बात होगी। वो बात क्या होगी कि अगर के अंदर किसी चीज़ की जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो बाय द लॉज ऑफ डिफ्यूजन इस सॉल्ट को डिफ्यूज करना चाहिए बाहर, और जो सॉल्ट है दैट इज NaCl। अब नेचुरली आप लोगों को एक और सवाल बनता है। वो सवाल ये है कि अगर सॉल्ट जो है वो बाहर आ रहा है तो वाटर की कंसेंट्रेशन जो है वो बाहर इंक्रीज हो चुकी है। अगर बाहर इंक्रीज हो चुकी है और अंदर कम है तो बाय द लॉज ऑफ ऑस्मोसिस वाटर को वापस मूव इन करना चाहिए लूप ऑफ हेनले में, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि इफ वी रिमेंबर आवर थिंग, द असेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। ना वो बाहर आ सकता है और ना ही वो अंदर जा सकता है। लेकिन सॉल्ट्स के लिए क्योंकि वो परमिएबल है तो सॉल्ट आपको नजर आएगा कि मुसलसल बाहर जाता रहेगा। जो पहले जो सॉल्ट बाहर जाएंगे वो जाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि अब जो उसकी वो है, जो डिफरेंस है, अंदर का जो फिल्ट्रेट है वो इतना ज़्यादा कंसेंट्रेटेड हो गया है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पहले तो वो सुकून से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू बाहर चले जाएंगे, लेकिन उसकी एक हद होगी, उसकी एक लिमिट होगी, और एक टाइम आएगा कि वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब बाहर भी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। तो उसके लिए जितना आप ऊपर आएंगे तो ऊपर एक और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और वो प्रोसेस है फिर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गया, अब सॉल्ट्स अभी भी बाहर आ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहां पे वो आ रहे थे थ्रू डिफ्यूजन, और जितना आप ऊपर आएंगे वो होगा थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये हमने बात कर ली सॉल्ट्स की और वाटर की।